तो हम जो है तो आज 7 जुलाई 2024 का सीडीपी पेपर 1 का ये अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, जिसमें ABCD सारे कोड के सवालात के जवाब भी आ जाएंगे। आपको बस इतना देखना है कि रैंडम क्वेश्चंस किधर गया है, उसको ढूंढना है। पढ़ा जाएगा, पढ़ते पढ़ते आपका क्वेश्चन पेपर लीजिए और उसमें से ढूंढिए कि आपका क्वेश्चन कहाँ पर आ रहा है। पहला सवाल है कि लर्नर्स फील इंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन। के बाद क्या की जा रही है कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से, कि एक्टिवली भी और व्यस्त रूप से इन्वॉल्व अगर है तो वो क्या कर रहा होता है। बहुत सारों को इसमें प्रॉब्लम आया होगा, किसको लग रहा होगा कि प्रियर नॉलेज के बेस पर है, लेकिन यहाँ पर डिस्कार्डेड था तो ये तो निकल गया। एंड निगेटेड, इसका क्या मतलब था कि पृथक किया जा रहा है और नकारा जाना, ये निगेटिव टर्म हो गया, इसको निकाल दिया गया। उसके बाद रिपीटेशन मेमोराइजेशन जिसने निकाल दिया होगा, सही बात है। यहाँ पर भी देखिए सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ लर्नर इग्नोर्ड, तो ये भी निकाल दिया गया। तो इस वजह से एक ही जवाब हमारे पास है कि एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। तो ये जिन्होंने किया है तो बिल्कुल ही सही उन्होंने जवाब किया है। इसको हम यहाँ पर टिक करके आपको बताते चलेंगे, तो बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ये फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि असर्शन और रीजनिंग बेस पर क्वेश्चन था कि टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को सहारा संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। तो सहारे की बात चढ़े, स्कैफोल्डिंग की टेम्पररी हेल्प, तो बिल्कुल देना चाहिए, सही बात है। उसके बाद में क्या है, आर है कि इमोशन एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज। कि इमोशन और कॉग्निशन क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है, मरबूत है कॉम्प्लेक्स वेज में। इसको घुमा के पूछा हुआ है, इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड और उसी तरह से इंटर डिपेंडेंट, इसी तरह से। तो उसमें कॉम्प्लेक्स वेज में मुश्किल का एक जटिल रूप से संबंधित होने में कंफ्यूज किया गया है, लेकिन ये भी सही था क्योंकि दोनों भी संबंधित है। और ए जो है तो आर ए की सही व्याख्या कर रहा होता है, तो रीजन भी इसका करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा जवाब, जिन लोगों ने इसमें कंफ्यूज हुए थे तो कंफ्यूज नहीं होना था, यहाँ पर इसका दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन तक आ रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन ये है कि चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज टिपिकली, कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाई वाले बच्चों में क्या होता है। तो क्या होता है, अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर देने गए तो उनके लिए तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए होते हैं कि आप उस पर तुक्का लगा लो, सोच लो। लेकिन उसका जब तक आपने बराबर से कंटेंट नहीं पढ़ा है तो आप उसको डायरेक्टली जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पहला क्या था, हैव वेरी लो IQ, कि लर्निंग डिफिकल्टी होने का क्या लो IQ की वजह से होगा, एज डायग्नोज थ्रू स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, कि स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट से भी उसको नापा गया। तो एक तो ये है कि IQ को स्टैंडर्ड इंटेलेक्चुअल टेस्ट से एक लेवल पे वो नहीं नापा जा सकता, तो ये गलत रहेगा कि डायग्नोज किया गया स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू, ये नहीं रहेगा। क्योंकि लर्निंग की डिफिकल्टी देखिए। दूसरा क्या था कि हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग ड्यू टू देयर पुअर साइट, कि अब देखिए पढ़ने में अक्षमता क्या रहेंगी, नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होना। क्यों, क्योंकि पुअर साइट की वजह से। लेकिन पुअर साइट अगर है या ब्लाइंड भी पर्सन है तो उसको टेक्टाइल मटेरियल अगर दे दिया जाए तो टेक्टाइल मटेरियल की बेस पर वो पढ़ सकेगा, तो उस वजह से ये भी नहीं होगा। हैव प्रॉब्लम्स इन रेगुलेटिंग देयर इमोशंस, ये रेगुलेशन ना हो पाना इमोशंस का। तो लर्निंग की बात की जा रही, इमोशन की नहीं। तो अब इसका जवाब रहेगा कि हैव कंफ्यूजन विथ लेटर एंड अल्फाबेट दैट लुक अलाइक, जिसमें बहुत सारे जो है तो ये लर्निंग डिसऑर्डर में आएगा। डिसलेक्सिया, पढ़ने में अक्षमता जिसमें रिवर्स भी दिखते हैं, और पढ़ने से संबंधित ये बीमारी है डिसलेक्सिया, के वर्ड्स उल्टे दिखना, इधर का उधर दिखना। तो ये उससे जुड़ी हुई मेन प्रॉब्लम है, तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हुए होंगे।
या पुअर साइट रहेंगे तो कहाँ से पढ़ेगा, वैसा नहीं है, वो टेक्टाइल मटेरियल से सुन के भी पढ़ सकता है। रेगुलेशन का इमोशन की बात नहीं की गई और आईक्यू का भी नहीं। तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचिंग इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कि इनमें से कौन सा कथन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला क्या है कि द टीचर लीव्स द चिल्ड्रन ऑन देयर ओन टू वर्क इंडिपेंडेंटली। बात की क्या की जा रही है कि शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डायरेक्टली कंप्लीटली उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। कौन सा सवाल है, फोर्थ। दूसरा क्या है कि द टीचर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। के शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। कि प्राइमरी सोर्स है नॉलेज का, सेकेंडरी में फिर दूसरी चीज आएंगी। और तीसरा क्या है कि द टीचर सर्व्स एज फैसिलिटेटर। एक सहूलत के तौर पर सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक तो हमने पढ़ते आए हमेशा से कि टीचर होते हैं एज अ फैसिलिटेटर। द टीचर इम्प्लीमेंट्स द प्रिस्क्राइब करिकुलम एज इट इज। कि ज्यों का त्यों लागू कर देते हैं, तो ये भी नहीं है। और प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज भी नहीं हो गया। और उसी तरह से ओन वर्क इंडिपेंडेंटली, के हाल पर भी नहीं छोड़ेंगे। ओन से बहुत सारों को लगा होंगे कि खुद से कर पाएंगे, वैसा नहीं था वो। हाल पर छोड़ देने से मुराद था हिंदी में भी। तो उस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा क्या, थर्ड। जिन्होंने थर्ड किया है उनको बहुत मुबारकबाद। अब नेक्स्ट देखते हैं और अगले सवाल के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा सही है गिफ्टेड चिल्ड्रंस के हिसाब से, उनके संदर्भ में। पहला है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स लर्न एट कंपैरेटिवली एडवांस पेस अदर देन अदर स्टूडेंट्स। कि गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या करते हैं कि दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा रफ्तार से सीखते हैं। तो बात सही हो सकती है। उसी तरह से गिफ्टेड चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी उन्हें नहीं होती। ये बात भी एक हिसाब से सही है। लेकिन उसके संदर्भ में गिफ्टेड चिल्ड्रन की डेफिनेशन नहीं आ रही कि नॉर्मल स्टूडेंट भी डिसेबल नहीं हो सकते। तो उस हिसाब से एक्यूरेट बात नहीं आ पा रही यहाँ पर, तो सेकंड नहीं लेंगे हम। थर्ड है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन सर्टेनली एक्सेल इन ऑल एरियाज, एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल। के गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं तो वो एक्सेल होते हैं हर तरह से, कि एकेडमिक में भी, सोशल में भी और इमोशनल में भी। और चौथा है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हैप्पी, पॉपुलर एंड वेल एडजस्टेड। ये मतलब फेमस होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, खुश रहते हैं, हर तरह से वेल एडजस्टेड होते हैं। तो इसमें तो ये बात आ गई कि उनके लिए लाइफ बिल्कुल भी टेंशन वाली ही नहीं रह रही। तो फोर्थ ऑप्शन इस वजह से निगेटिव हो जाएगा। मतलब निगेटिविटी बिल्कुल नहीं आ पा रही उनमें। तो हो सकता है कि कुछ उनको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो, दुख पहुंचे, कभी कभार सैड हो सकते। तो ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज पॉपुलर एंड एडजस्टेड ये नहीं रहेगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन सर्टनली एक्सेल। तो अब यहाँ पर दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा दुविधा परेशानी हो रही है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कंपेरेटिवली, ये सिर्फ लर्निंग की बात हो रही है कि लर्न करते हैं दूसरों से अच्छी रफ्तार में। और तीसरे में एक्सेल होते हैं उनके एकेडमिक एज वेल एज सोशल। लेकिन यहाँ पर इमोशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जिसको यहाँ पर हमने कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में ये कंटेंट निकाला था कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, चिल्ड्रन नीड टू फील दैट दे आर लिविंग इन लर्निंग सेफ एनवायरनमेंट, वर्किंग इन देम फॉर फ्रॉम फिजिकल एंड सोशल हार्म। ये चीज़ें होती है मतलब गिफ्टेड लर्नर्स की। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि जिसके हिसाब से वन और थ्री में जो है तो कंफ्यूजन हो रहा था। क्योंकि सोशल तो आता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव पॉजिटिवली सोशल डेवलपमेंट व्हेन दे रिस्पेक्ट देयर फैमिलीज। और इमोशन की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर समटाइम गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन है ट्रबल मैनेजिंग दीज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। if your child is gifted and talented, you might notice that they have very strong emotions, interest and opinion compared with other children। तो यहाँ पर इमोशंस की भी बात आई। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए
गिफ्टेड का जो हमने ये वाला देखा है। तो उस लिहाज से ये होना चाहिए कि हम थर्ड और फर्स्ट दोनों को मतलब इसको ऑप्शन में रखेंगे ये वाला, दोनों में से, लेकिन ज्यादातर एक्सेल होना थर्ड पे ज्यादा जाएगा मत। और बहुत सारा कंफ्यूजन है उसमें, तो वन और थर्ड ऐसे हम उसको अभी फिलहाल कर ले, लेकिन थर्ड ज्यादा हो सकता है क्योंकि इसमें तीनों चीजें आ गई जैसे कि हमने अभी कंपेयर किया है। ये वाला क्वेश्चन ही बहुत हार्ड आया था। उसके बाद में है नेक्स्ट कि एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटीज टू परफॉर्म। अब देखिए जीन पियाजे के हिसाब से प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, एबिलिटीज टू परफॉर्म, यानी कि पहला है कि सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म, कि प्राथमिक खेल और जीववाद, के बटन को सही समझना, टेडी से खेल रहे हैं गुड़िया से, डॉल से, या बातें करना चीजों के साथ में, उससे बातें करना डॉल से, सिंबॉलिक प्ले, सिंबॉलिक गेम्स, क्लासिफिकेशन सीरिएशन, ये तो उसके बाद की जो प्रोसेस है, CF कंक्रीट वाली, उसमें आ सकता है सीरिएशन आ जाना, कंजर्वेशन, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो फॉर्मल में आता है वैसे, एब्स्ट्रैक्ट वाला टर्म, हाइपोथेटिक वाला, और कंजर्वेशन ये वाला कंक्रीट में आ सकता है, इमिटेशन और रिवर्सिबिलिटी कर पाना। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सिंबॉलिक प्ले और एनिमिज्म ये आता है। तो इसे हम करेंगे फर्स्ट, जिन लोगों ने ये किया है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, तो ये सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म ये उसका राइट हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, ये प्राइमरी बुनियादी जो है तो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो क्या रहेगा इसका उद्देश्य, ये रहेगा, पहला क्या है कि इनकरेज करना स्टूडेंट को मेमोराइज, तो रटने के लिए तो गलत, इनेबल स्टूडेंट टू डेवलप प्रोसीजरल नॉलेज, कि छात्रों को प्रक्रियात्मक, प्रोसीजरल, तो ये भी नहीं रहता है। असेस स्टूडेंट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, के सिर्फ उसको जांचना, ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करना, तो ये भी नहीं। तो प्रोमोट करना हाई लेवल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि ये चीजें क्रिटिकल थिंकिंग में आती है। तो जिन लोगों ने इसका फोर्थ किया है तो बिल्कुल सही किया है। तो ये सेवेंथ का हो गया फोर्थ। आप आपके क्वेश्चन पेपर में से क्रॉस चेक करते जाइए। हेरिडिटी टोटली डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल्स, तब यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि ये कंफ्यूज करने ही दिया गया था। जो लोग इसको पढ़ नहीं पाए डायरेक्टली तो उनके काम का क्वेश्चन नहीं। हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स सेक्स, जेंडर, एकेडमिक सक्सेस और लर्निंग स्टाइल, ये चार चीजें यहाँ पर बताई गई थी। तो जिसके हिसाब से बहुत सारों को ये लगा होगा कि अब देखिए ऑप्शंस कैसे थे। ऑप्शन था फर्स्ट के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कि जेंडर, एकेडमिक सक्सेस एंड लर्निंग स्टाइल, दूसरे में था सिर्फ सेक्स, और थर्ड में था जेंडर, और उसी तरह से फोर्थ में क्या आता है कि वन, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों थे। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हेरेडिटी मतलब क्या है, विरासत, अनुवंशिकता, इन्वायरमेंट एक अलग हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शंस में एकेडमिक सक्सेस तो कभी हेरेडिटी के हिसाब से इंडिविजुअल का एकेडमिक सक्सेस नहीं बताती। तो अब थर्ड किस में नहीं है, तो थर्ड को निकालना है, तो थर्ड यहाँ पर है तो निकल गया, और लास्ट में था ये भी निकल गया। तो उस हिसाब से थर्ड और फोर्थ भी निकल गया ऑटोमेटिक, क्योंकि बाकी में फोर्थ और थर्ड नहीं है। अब बात करते सेक्स और जेंडर, दो चीजें बची है लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेक्स मेल फीमेल और जेंडर मेल और फीमेल, तो कैसे। तो अब जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट देखा जाता है, जेंडर को सोशल के नजरिए से देखा जाता है, और उसी तरह से सोशल होने के बाद जेंडर स्टेरियोटाइप होता है, जेंडर बायसनेस होता है, एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट होता है। जबकि हेरिडिटी में सेक्स जो है तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट कहलाता है, जिसके बारे में अगर हम और डिटेल में बात करें तो देखिए द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो इसका डेफिनेशन है कि स्पेसिफिकली ये क्रोमोसोम जो होते हैं रिसीव जो होते हैं
दे रिसीव फ्रॉम देयर फादर। तो फीमेल में इनहेरिट होगा 2 क्रोमोसोम्स एक्स के, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स, और मेल्स इनहेरिट 1 एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर एंड वाई फ्रॉम देयर फादर। तो यहाँ पर उसके अदर डेफिनेशंस है। डिटरमाइन क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, वाई जिसको कहा गया कि इनहेरिट करेगा, एक्स क्रोमोसोम विल बी गर्ल, मेल्स, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स है 50-50% में एक्स एंड वाई स्पर्म का, जिसको एक्स एंड वाई से तुलना की गई। तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट का अब आपको समझ में आया होगा कि जब भी बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट की बात आती है उसमें सेक्स आता है हेरिडिटी में, और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के तौर पर अगर जब देखा जाता है तो जेंडर आता है। तो उस हिसाब से अब यहाँ पर हो गया सेकेंड वन, कि इसका जवाब हो जाएगा डायरेक्टली सेकेंड। जिन्होंने किया है उनको बधाई कि ये किया है। तो नहीं, इंडिविजुअल्स टोटली डिटरमाइंड, तो यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्ट के हिसाब से देखा गया था, तो उस हिसाब से जेंडर हो जाएगा इंडिविजुअल्स। तो इस हिसाब से अभी हम फिलहाल यहाँ पर इसको बी कर देते हैं जेंडर। नेक्स्ट करते हैं अब। अभी ये जो सवाल लेकिन गया है तो इसमें एक चीज ये भी आती है जहन में कि जेंडर लर्निंग, ये जो चीजें हो जाएंगी। तो एक चीज और होती है कि बायोलॉजिकल जो डिटर्मिनेंट होता है, अब यहाँ पर डायरेक्टली सोशल और बायोलॉजिकल नहीं पूछा, तो हेरेडिटी टोटली डिटरमाइन होती है इंडिविजुअल्स की, तो बायोलॉजिकल के हिसाब से तो ये रहेगा और सोशल के हिसाब से। लेकिन अब इसमें ये कंफ्यूजन भी था कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट को चेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर उनके लिए सॉरी है जिन्होंने जेंडर किया है, तो अभी हम उसको फर्स्ट सेक्स इस तरह से कर देते हैं, तो ये उसका जवाब रहेगा। तो पिछले वाला उस तरह से नहीं रहेगा, तो इसे हम फर्स्ट कर देंगे एज्यूम। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ग्रोथ हाइट में और वेट में चिल्ड्रन की एग्जाम्पल किस तरह से होती है। तो ये क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, कॉग्निटिव डोमेन की बात नहीं हो रही और अफेक्टिव। तो ये हो जाएगा सेकंड, क्वांटिटिव चेंज के हिसाब से हो जाएगा ये, कि क्वांटिटी के लिहाज से। नेक्स्ट बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स की चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द, कि ओन बिहेवियर, तो ये तो बहुत सारों को आसान गया होगा कि यूज ऑफ इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच, ये उन्होंने किया होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, 10th का सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। उसी तरह से अगर बात करें 11th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, कि स्टेटमेंट डेवलपमेंट के बारे में क्या करेक्ट है। तो इसमें बहुत सारी बाधा समस्या सबको आई होंगी, और वो चीज़ें क्या थी तो उसको हम समझते हैं। पहले आपके पास ऑप्शन दिया गया था कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो बहुत सारों ने ये कर दिया, देखिए ये बिल्कुल गलत हो गया। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आज़ादा ना होना, कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट के डेवलपमेंट से जुड़े जो चीज़ें हैं एस्पेक्ट, वो आज़ादा ना है एक दूसरे के, उनसे अलग अलग इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये गलत बात हो गई। उसके बाद डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, ये तो उल्टा हो गया, कंटिन्यूस प्रोसेस प्रोसेस है। और डेवलपमेंट अकर्स इन स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर, तो बिल्कुल सही जवाब है। इससे पहले भी हमने देखा था कि डेवलपमेंट हो गया, और उसी तरह से लर्निंग की बात हो गई। तो हमने इससे पहले जो मॉक किया था तो उसमें विचार चक्रीय तरीके से होता है, डेवलपमेंट अकर्स इन स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंटल प्रोसेस फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल गलत है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ये चीज़ है। और इसके बारे में अगर आपको फिर भी अभी डाउट है तो हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। हम पढ़ेंगे ये सवाल जो लिया हुआ था, तो ये लिया हुआ था ये सवाल घुमाकर, सबसे पहले आए थे CGTT 2016 में। तो ये सवाल ऐसा पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि आपका जो इंडिपेंडेंट वाला सवाल था वो ये था, नॉट इंटरकनेक्टेड यानी इंडिपेंडेंट, डिसकंटिन्यूअस है या ऑलवेज लीनियर, या फिर इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, तो ये सही जवाब आया था उसका।
अब डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंट रेफर होता है क्वालिटेटिव चेंजेस एक इंडिविजुअल में, जैसे कि पर्सनालिटी, मेंटल, इमोशंस। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है इवन आफ्टर द इंडिविजुअल हैज अटेन्ड फिजिकल मैच्योरिटी ग्रोथ। द इंडिविजुअल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग एज ही और शी इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। अब की पॉइंट क्या है, जो आपको पहले ये क्यों पढ़ा जा रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ हमें समझना है कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ये होते हैं कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सारे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। देखिए, इंटर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु इज फिजिकली हेल्दी, अगर वो हेल्दी है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सुपीरियर सोशेबिलिटी है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी है। अब इस हिसाब से जो गिफ्टेड चिल्ड्रन की अगर बात की जाए तो सोशल और इमोशनल में स्टेबल और एक्सेल होना, ये भी चीज आ गई यहाँ पर। द चाइल्ड डेवलप्स एज यूनिफाइड होल, ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, दस इन्फ्लुएंसेस द अदर डेवलपमेंट। तो एक दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा उसका। फॉर एग्जाम्पल, सूफी के बाद अगर अप्रोप्रिएट वेट है और हाइट है उसके एज के हिसाब से, तो शी ऑल्सो हैज अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज एबिलिटी दैट enables हर टू कम्युनिकेट विद एवरीवन। तो उसके पास एक अच्छी लैंग्वेज की एबिलिटी भी होगी बात करने की, जो सबसे वो बात कर पाएंगे। डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस है, जैसे कि बहुत सारों को डिसकंटिन्यूअस था तो उसका कंटिन्यूअस है। दिस प्रिंसिपल डिफाइन करता है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो स्टॉप नहीं होता, मैचुरेशन और कंटिन्यू होता है ग्रेजुअली। कब तक, अंटिल रीचिंग इट्स मैक्सिमम ग्रोथ। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन टिल डेथ द इंडिविजुअल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, देर इज नो ब्रेक और डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट। इन सम स्टेजेस डेवलपमेंट इज फास्ट एंड इन सम स्टेजेस इट इज स्लो। तो ये बात हो गई किसकी, डेवलपमेंट की, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अब उस तरह से बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड कहाँ से होता है स्टार्ट। तो डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज होता है। मिसाल के तौर पे डेवलपमेंट होता है चाइल्ड में डिफरेंट स्टेजेस में, जिसमें सर्टन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देयरफॉर द एज लिमिट डिफरेंट स्टेजेस की क्या होगी, अप्रोक्सीमेटेड होती है। और डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड यूनिफॉर्म रेट में, बट फॉलो करता है एक सीक्वेंस। कभी इस पर भी सवाल आ जाता है तो समहाउ समवॉट यूनिफॉर्म होता है, लेकिन चाइल्ड लर्न करता है सेइंग पापा टू ग्रीट एवरी मैन ही मीट्स, बट इट्स ओनली आफ्टरवर्ड ही यूजेस इट फॉर हिज फादर। कि कभी कभार बच्चा पापा पापा कहने के हिसाब से किसी किसी को भी पापा कह दे सकता है, लेकिन बाद में उसको सिर्फ उसके फादर को ही वो पापा बाद में मैच्योर होने के बाद कहने लगेगा। तो यूनिफॉर्म रेट पर नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट कुछ हद तक यूनिफॉर्मिटी होती है। और डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल है नॉट लीनियर। लर्निंग भी स्पाइरल है नॉट लीनियर। तो चाइल्ड डज नॉट डेवलप एट एनी अ कांस्टेंट पेस। अभी हमने संडे को जो इसके ऊपर लिया था सारा, इसके अंदर भी था स्पाइरल का। बट ही मेक्स एडवांसमेंट ऑन स्टेज एंड देन टेक्स a rest in the following period of considerate his development, so he runs back, moves forward again like a spiral। तो कभी पीछे और आगे मूव होता है स्पाइरल के वे में। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये जवाब यहाँ पर आ गया। तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्टली, डेवलपमेंट अकर्स इन स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। तो जिसने किया है ये उनको बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेस्ट ऑफ लक। ट्वेल्थ है कि विच पेडागोजिकल अप्रोच वुड बी adopted by teacher who firmly believe in constructivism to teach concept of floating and sinking to class फिफ्थ स्टूडेंट। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसमें तो मतलब पूरा जोर आजमाई कर दी गई थी दिमाग की और सीखने की कि आपने क्या सीखा है। तब पूछा क्या गया उसको समझते हैं। विच पेडागोजिकल अप्रोच के कक्षा पांचवी के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाला, किसमें, कंस्ट्रक्टिविज्म में फर्मली बिलीव रखने वाला टीचर, शिक्षकों द्वारा कौन सा शिक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो किसकी बात की गई, कंस्ट्रक्टिविज्म में तामीराती नजरिए में विश्वास रखने वाला। अब देखिए, सारी चीजें एक हिसाब से तो पॉजिटिव में है ही, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। जिसका जवाब था बिल्कुल, जिसने ये किया है निर्देशित खोज और गाइडेड डिस्कवरी, बिल्कुल सही है। अब आपको इसके बारे में बताते हैं कि यही क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। शोइंग वीडियोस मतलब सिर्फ एक वन वे मेथड है, इसमें इंटरेक्शन नहीं होगा। सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो सुन रहे नॉलेज ले रहे हैं। जैसे कि अभी आप
पढ़ रहे हैं, अभी आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते, जूम में आएंगे जब इंटरेक्शन कर सकेंगे। लेक्चर मेथड यानी कि ये ट्रेडिशनल मेथड है कि सिर्फ प्रोवाइड कर दिया जाए लेक्चर। तो इसमें भी क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो पैसिव हो जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, उनको सिर्फ वो सुनना रहेगा एक जगह पर बैठकर खामोश। और शोइंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसके अंदर भी सेम सिमिलरिटीज आएंगी, लेकिन उनमें गाइडेड डिस्कवरी की अगर बात करते तो गाइडेड डिस्कवरी क्या होती है उसको आपको बताते। तो गाइडेड डिस्कवरी को कहा जाता है इंडक्टिव अप्रोच भी। तो क्या घुमा के क्वेश्चन आ गया, इंडक्टिव रीजनिंग वाला। अ टीचिंग टेक्निक क्या है, एक टीचिंग की क्या है, टेक्निक है, जिसके अंदर क्या होता है कि दैट इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, कि एक्टिवली पार्टिसिपेट होना, पैसिवली नहीं, इन डिस्कवरिंग नॉलेज, नॉलेज बनाने में। इन दिस अप्रोच टीचर प्रोवाइड करता है एग्जाम्पल्स एंड प्रॉम्प्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड फाइंड रूल्स, कि पहले एग्जाम्पल देता है, प्रॉम्प्ट देता है हेल्प करने के, रूल देखो इसका बनाओ, एंड अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए एक मैकेनिज्म बनाओ। द गोल, गोल क्या होता है, उद्देश्य इज टू फैसिलिटेट करना डीप लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग स्किल, कि उनकी इंडक्टिव रीजनिंग को बनाना, एंड क्रिएट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। गाइडेड डिस्कवरी कैन ऑल्सो इंकरेज इंडिपेंडेंस एंड मेक लर्निंग मोर मेमोरेबल, तो और ज्यादा अच्छे से याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका गाइडेड डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्री कन ये वाला क्वेश्चन था 12th। अब चलते हैं 13। प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर्स आर कॉल्ड। उर्दू मीडियम वालों को तो समझा नहीं हो सकता है, हिंदी में लिखा था कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाता है। तो ये हमेशा से आता चला आ रहा है, घिसा पिटा सवाल, और इसका मतलब हमेशा से वही होता है, बाकी चीजें तो आती नहीं है। तो इसका हो जाता है डायरेक्टली, क्या हो जाता है बताइए। हाँ सही जवाब। तो आपने जो किया है जेंडर स्टेरियोटाइप, बहुत खुश हो गए होंगे आप, क्योंकि आपने सही जवाब ही करके आया होगा सभी लोग। तो नेक्स्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी आगे और भी है क्वेश्चंस। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक शमूलियत वाले क्लासरूम में ऑल चिल्ड्रन फॉलो करते सेम करिकुलम एंड सेम पेडागोजी अडॉप्टेड फॉर ऑल लर्नर, क्या ये होता है, या फिर स्पेशल चिल्ड्रन ऑलवेज वर्क इन देयर ओन करिकुलम, कि विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्य चर्चा। तो जब इंक्लूसिव क्लासरूम की बात आ रही है तो स्पेशल चिल्ड्रन को हटा दिया जाएगा सेकंड वाला, और ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस। और फोर्थ में है देखिए, स्पेशल चिल्ड्रन आर लुक्ड अपॉन एज नीडी एंड डिपेंडेंट, कि नीडी और डिपेंडेंट के तौर पे देखा जाएगा। तो इन दो को भी हटा देंगे। अब बच गए दो जिसमें आपको दुविधा कंफ्यूजन था। तो इसमें हम बात करते हैं दिक्कत, समस्या और कठिनाई इसी के अंदर आपको आई होंगी ज्यादा, कि ऑल चिल्ड्रन फॉलो सेम करिकुलम। तो सही बात है, सब जब एक जगह बैठेंगे तो सबका निसाब अलग थोड़ी होगा। तो सेम करिकुलम तो रहेगा, लेकिन यूनिफॉर्म पेडागोजी। अभी जो आप सीटी भी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसका मतलब क्या है, कोई पेडालॉजी कह देगा, कोई पेडागोगी कह देगा, लेकिन उसका मतलब क्या है, पेडागोजी होता है वो। पेडागोजी मतलब एक हिकमत अमली के तौर पर इख्तियार होती है, कि बच्चों को मौसर तरीके से पढ़ाने का तरीका, फन तालीम जिसको कह दिया जाए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के बच्चों की नशोनुमा पेडागोजी, कि उसको मतलब एक हिकमत अमली उसकी कि फन तालीम में आता है वो, कि पढ़ाने का तरीका। तो सेम यूनिफॉर्म पेडागोजी अपनाए नहीं जाएंगी, क्योंकि अलग अलग रिसोर्सेस हो सकते हैं। तो इस वजह से वो यूनिफॉर्म होने से यहाँ पर हट गया, क्योंकि उसमें डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी है। हालांकि पेपर वन वालों के लिए इसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर दोनों यूनिफॉर्मिटी के ऊपर आधारित था। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्टली, कि ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू, कि एक्सेस भी कर पाएंगे और इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे इन क्लासरूम एक्टिविटीज। तो सारी गतिविधियों में वो शामिल रहेंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी भी पॉजिटिव पॉइंट था, इस वजह से भी ये हुआ। तो जिसको इसमें डाउट था उनके लिए हमें खेद है, और जिन्होंने ये किया उनके लिए तो बधाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। According to Levi-Vygotsky theory, which of the following is a recommended approach in order to optimize students' learning experience? कि वाइगोट्स्की के नजरिए के हिसाब से इसमें से कौन सा रिकमेंडेड अप्रोच है ऑप्टिमाइज करना स्टूडेंट्स की लर्निंग एक्सपीरियंस के। सिद्धांत के अनुसार वाइगोट्स्की के छात्रों को सिखाने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ वर्क दे कैन मैनेज एंड कंप्लीट इंडिविजुअली, ये इनफरादी तौर पे पूरा करना। तो वाइगोट्स्की क्या है, कंस्ट्रक्ट सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट एक नजरिया है उनका, कि जिसमें शामिल होकर ग्रुप पियरिंग में बात की जा रही है। तो पहले जो इंडिविजुअल लेवल पर ये जोर नहीं देता। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर हमारा जो चल रहा है तो 15 है। तो
प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स, तो ये इंडिविजुअली नहीं रहेगा, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ वर्क दैट इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड, कि उनके रिलेट नहीं कर पा रहा करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, तो ऐसा अनरिलेवेंट कंटेंट दे देना, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। और चौथा क्या था, प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट, कि सपोर्ट ही मत दीजिए, लीविंग देम टू स्ट्रगल ऑन देयर ओन, कि खुद से उन्हें कोशिश करने दीजिए, तो ये भी नहीं होता। जो तुक्का मारने वाले प्लेयर्स है, तो उन्होंने ऐसे ओन वगैरह कर दिए होंगे इंडिविजुअली, करंट लेवल उनको क्या समझे होंगे, कंकर पत्थर। तो अब देखते हैं, ये है इसका सही थर्ड, कि प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्क एंड दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जस्ट बियॉन्ड होना, ये स्टीफन क्रेशन के रूल में भी आता है, कि उनका I+1 का एक फॉर्मूला, एक वो होना। और वाइगोड्स्की की जब बात होती है, तो विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस की, जहाँ पर ZPD स्कैप फोल्डिंग की बात आती है, कि ZPD वाला मेथड और स्कैप फोल्डिंग की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये वाला हो जाएगा सही। तो जिन्होंने सही किया है उनको फिर से मुबारकबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कि व्हेन प्रेजेंटेड विथ हाइंस डिलीमा, तो हाइंस का एक डिलीमा, दुविधा वाला नजरिया रखा गया, तो अरुणिमा ने ये रीजन किया, कि अब उसको बताया गया कि हाइंस डिलीमा की, जिनको स्टोरी पता है, जिन्होंने पहले पढ़ा है, कि एक हाइंस जो होता है, उसकी बीवी बीमार होती है, और मार्केट में वो ड्रग बिक रहा होता है, तो वो उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा लगाता है। अब उस सिचुएशन में 6 जो स्टेजेस रखे गए, तो उसमें से अब जब अरुणिमा को ये स्टोरी बताई गई, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि द लॉ वॉजंट सेटअप फॉर दीज सर्कमस्टेंसेस। उसने क्या कहा, कि उर्दू मीडियम वाले कंफ्यूज हो गए होंगे, वॉजंट सेटअप निगेटिव दिख रहा है, वैसे नहीं था। कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था, कि कानून का फिर क्या मतलब है अगर वो चोरी कर लेता है तो। टेकिंग द ड्रग इन दिस सिचुएशन इजंट रियली राइट, कि मेरे हिसाब से तो इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है। लेकिन क्या कह रही हो, कि बट इट्स जस्टिफाइड, कि लेकिन ये, चलो ठीक है, चल जाएगा, जस्टिफाइड है, मान लेते हैं इसको, ठीक है, छोड़ देते हैं, मतलब इग्नोर करना चाह रही है वो, एक तो लॉ की भी बात कर रही है, और कह रही है कि चलो ठीक है, उसने किया, चलो ठीक है, मान लेते हैं। विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अरुणिमा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग। बहुत ही इसमें तो सर घूम गया होगा, और ब्लड फ्लो सर तक आना कम हो गया होगा। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, 2 मिनट आंखें बंद कर लेना था एग्जाम में, ताकि आपके ब्रेन तक वो अ, रक्त प्रवाह हो जाए, ब्लड सर्कुलेट हो जाए। तो इसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे, इंस्ट्रूमेंट पर्पस नहीं था, एक्सचेंज नहीं था, क्योंकि इसमें टिट फॉर टैट नहीं था ना। उसके वाइफ की बात आई कि इसने मेरे लिए अच्छा किया था, तो उसके लिए मैं ये करूँ, तो बिल्कुल फर्स्ट नहीं हुआ। सॉरी फॉर दोस्त जिन्होंने फर्स्ट किया। सेकंड में बहुत सारे कंफ्यूज हुए होंगे कि सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस ये क्या है। साइंस तो हमने पढ़ा है, कंसाइंस और सोशल कंसर्न। सोशल कंसर्न ये होता है कि कोई भी चीज़ जो सोशली माशरे में गलत है, बुरा है, जिसे बुरा माना जाना, तो सामाजिक सरोकार जिसको कहा जाएगा। और कंसाइंस मतलब होता है कि जमीर, कि जमीर जिस चीज़ को मतलब करने का सही और गलत का फैसला लिया जाए, तो ये कंसाइंस हो गया। मोरलिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो था, उसका मतलब था कि नैतिकता का विरोधाभास। ये बात किसकी होती है, मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कि कॉन्ट्रास्ट एक नजरिया देखने का, डिसीजन का एक नजरिया, जैसे कि गांधी जी का था। तो ये किसकी बात डायरेक्टली हुई, इंडिविजुअल राइट की। इंडिविजुअल राइट, यहाँ पर चोरी करना उसका खुद का, बाबा जी की जो है, तो उसके पापा की जमीन या फिर बाप की जागीर, कुछ भी बोल सकते हैं, वो नहीं था, कि उसके ऊपर उसका कोई हक नहीं था, इंडिविजुअल राइट। और डेमोक्रेटिकली जमहूरी वे में भी वो लड़ाई नहीं लड़ रहा था। तो ये तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की बात यहाँ पर कही दी गई। तो ये वाला उसमें था। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करना है इसमें, अक्कड़ बक्कड़ किसी ने किया हो सकता है, तो बिल्कुल गलत किया होगा। ओरिएंटेशन ऑफ टुवर्ड्स पनिशमेंट एंड ओबीडेंस एक्सेप्टेड लॉस, कि अगर वो कानून को ओबे करेगा तो पकड़ा जाएगा। यहाँ कहाँ पकड़ा गया, छोड़ दिया गया ना। अरुणिमा ने उसको कहा चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। तो इस वजह से ये पनिशमेंट ओबिडेंस वाला नहीं हुआ, तो पनिशमेंट उसको नहीं मिली। तो ये भी नहीं हुआ, तो क्या हो गया फिर, बोलिए जवाब। कि जमीर जिसमें आया था, कि सोशल कंसर्न के, एक तो हो गया कि सोशल कंसर्न, कि समाज में जो चीजें गलत है, तो उसको एक लॉ बना हुआ है इस वजह से, तो सोशल ऑर्डर ओबिडेंस वहां पर आ जाएगा। और कंसाइंस मतलब क्या हो गया, कि जमीर, कि उसको लगा कि चलो ठीक है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसने 10 पट ज्यादा लगा दिया, मैंने पूंजी जमा किया, वो 50% ही जमा हुई, अब मैं क्या करूँ, दुविधा है, धर्म संकट है, सारी चीजें हैं। तो उसको इंस्ट्रूमेंट पर्पस, बीवी के प्रति हमदर्दी वगैरह, सारा उसके जमीर में बात रख दी गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने सेट किया था। जो भी एग्जामिनर होगा, तो वो रोज काजू बादाम खाने वाला लगता है,
जिन्होंने बहुत सोच समझ कर इसको सेट किया था। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड एक हिसाब से। उस तरह से जिन्होंने ये किया है गलती से अकड़ बकड़ में जैसे भी, तो उनके लिए बधाई, और जिन्होंने नहीं किया है तो सीखने को एक चीज मिल गई, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद है 17 कि while टॉकिंग अबाउट पुअर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अभी से कि अभी को क्या हो गया कि मैथ्स में कम मार्क्स मिल गया। उसने कहा कि आई जस्ट डोंट हैव द सेंस ऑफ नंबर्स। उसने कहा कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। तो समझ नहीं है, सेंस किससे बताया जाता है, कि वो बोल रहा है कि मैं नंबर के ताल्लुक में मैं जीरो हूँ, या फिर मुझे नहीं आता ये चीज। तो नहीं आना क्या होता है, एबिलिटी की बात कर रहे हो, तो वो हो गया लैक ऑफ एबिलिटी। जिन्होंने किया होगा ये थोड़ा आसान था, आसानी से कर भी लिया होगा उन्होंने, तो ये उनको ये बधाई कि ये सही है, लैक ऑफ लाइबिलिटी वाला है। क्योंकि लक जो है, अगर वो कहता था कि माई बैड लक, आई हैवंट स्कोर्स सो मच स्कोर फला फला, तो ये लक की बात होती थी। अगर वो ये कहता था कि मतलब अगर वो पुअर मार्क्स मिलते थे तो कहता था कि आई थॉट दैट डिफिकल्टी लेवल वाज सो हाई। ऐसे अगर कहता था, डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करता था, एग्जाम की बात करता था, तो जब वो टास्क डिफिकल्टी में आ सकता था, लैक ऑफ एफर्ट्स यानी कि उसकी कोशिश कोशिश की कमी, वो कह सकता था कि आई हैवंट ट्राइड सो मच, आई हैवंट प्रैक्टिस्ड। तो ऐसे अगर कुछ आता था कि मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो तब वो लैक ऑफ एफर्ट्स में आता था। अभी यहाँ पर लैक ऑफ एबिलिटी की बात आ रही, वो सेंस ही नहीं बोल रहा है वो नंबर का, यानी उसको एबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 18th नंबर का क्वेश्चन, कि while some children start babbling and uttering two word sentences at 12 months, others don't do this till they are 20 months old। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में बैबलिंग और अटरिंग दो वर्ड सेंटेंसेस बोलना चालू कर देते हैं, माँ पा बा, इस तरह से, तो वो 12 महीने में ही कर देते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं चिल्ड्रन, जिनको 20 महीने भी लग जाते हैं। तो एक ये स्टेटमेंट हो गया, हाँ सही बात है, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है कि डेवलपमेंट माइलस्टोन्स जो होते हैं डेवलपमेंट के, आर ओनली सजेस्टिव, के केवल सांकेतिक होते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट वेरिड, कि काफी भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। बहुत सारों ने ये अलग दिमाग लगाए होंगे, ओनली 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 सोच के, कि ओनली तो निगेटिव हो गया, गलत हो गया ये। वैसा नहीं था, दोनों भी सही है। और इस हिसाब से जो हमारा 18th क्वेश्चन था, तो जिन्होंने नहीं किया होगा तो उनके लिए बैड लक, लेकिन जिन्होंने किया है तो ए और आर दोनों भी सही है। और आर एक ही व्याख्या करता है, क्योंकि सबका डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोइंग डेवलपमेंट का अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अब हम चलेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। आप अपने अपने क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिए और उसमें से ढूंढते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, कि इनमें से क्या एक नहीं खसूसियत है जो वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन का है आधारित। इट प्रोमोट्स हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोमोट कर रहा है, ओपन एंडेड है। बेस्ड, अब यहाँ पर निगेटिव बोलना था। बेस्ड प्राइमरीली ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, के मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी। क्या बात कर रहे हैं कि फैक्चुअल, फैक्ट ओरिएंटेड। तो फैक्ट ओरिएंटेड मतलब जो है तो वो है। तो अपना दिमाग कहाँ से लगा रहे हैं उसमें। बोलते हैं ना कि जो कहा गया है दिन को दिन कह दो, बॉस अगर है तो बॉस इज ऑलवेज राइट। कि अगर घर में किसी ने कहा कि दिन है तो दिन ही कह दो, रात है तो रात कहो। तो एक फैक्चुअल जो फैक्ट प्रोवाइड कर देगा, आप अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे। बाकी में क्या है कि आप अपना दिमाग लगा पा रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं, ओपन एंडेड से मल्टीपल आंसर्स आप दे सकते हैं, हायर लेवल थिंकिंग है, एनालिसिस, ये सारे क्रिटिकल थिंकिंग में आएंगे। लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो है तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग वाला, कि द टीचर शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। कि टीचर ने क्या करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली, यानी कि बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने खुद के स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्व ग्रहों की जांच करनी चाहिए। और दूसरा था कि द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड, बाधा डालता है, बाय फंक्शनल फिक्सनेस के थ्रू। अब यहाँ पर बहुत सारों को ये लगा होगा कि क्यों बाधा डालेगा, हिंडर्ड आ गया निगेटिव, गलत कर दो इसको। तो बिल्कुल वैसा नहीं था, हुआ जिन्होंने ये किया था, सही है गलत है, वैसा बिल्कुल नहीं था।
फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब क्या होता है, अगर जिसने नहीं पढ़ा है। फंक्शनल फिक्सनेस क्या होता है, कॉग्निटिव बायस होता है सीखने का, दैट लिमिट करता है पर्सन को यूज एन ऑब्जेक्ट ओनली इन द वे इट इज ट्रेडिशनली यूज, कि पारंपरिक वे में, कि अगर सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड करके घर को आ जाना, ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को रटा देना, ये सारा ट्रेडिशनल है, तो ये फंक्शनल फिक्सनेस में माना जाएगा। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस की ये सारी चीजें हैं कि इनएबिलिटी होना, कि उस तरह से काम नहीं कर पाना डायरेक्टली। तो ये इसकी जो डेफिनेशन अभी हमने देखा था कि फंक्शनल फिक्सनेस क्या है, कि लिमिट करता है पर्सन को ऑब्जेक्ट करने ट्रेडिशनली जो यूज हुए होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, तो फंक्शनल फिक्सनेस की अगर हम बात करें, तो फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब यहाँ पर ये निकल गया, जो बाधा डालता है ना, सही में वो बाधा डालता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में मुश्किल होगा ना, क्योंकि फिर बच्चों को रिजल्ट नहीं आएगा, और बच्चों को जब रिजल्ट नहीं आएगा, बाधा ये डालेगा, तो उसका मतलब ये होगा कि इफ अ चाइल्ड फेल्स, अगर इफ अ चाइल्ड फेल्स, अगर कोई बच्चा फेल होता है, तो उसका मतलब है कि सिस्टम फेल हो गया। तो उस हिसाब से ये दोनों सही हो गए, क्योंकि उसी वजह से तो एग्जामिनर कर रहा है वो, खुद की एटीट्यूड और बायसेस, के उसका बायस क्या है, गर्ल्स को ही तो नहीं पढ़ा रहा है, सिर्फ बॉयज को तो नहीं पढ़ा रहा है, चिल्ड्रन के साथ एटीट्यूड क्या है उसका, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं। तो उस हिसाब से ये होना चाहिए इसका सेकंड। तो ये कौन सा सवाल था, ये था 20 वाला। तो 20 के हिसाब से होना चाहिए बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि असर्शन क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। कि क्लासरूम पेडागोजी ऐसी होनी चाहिए जो कल्चरली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, और उससे मीट होना चाहिए नीड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड, कि विविध सांस्कृतिक अलग अलग तहजीबों से, कल्चर से आने वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक रूप से भी उसे वैसे ही होना चाहिए, डाइवर्स। तो सही बात है। इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू, अब यहाँ पर आ गए स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट, कि सिर्फ और स्टैंडर्डाइज करिकुलम। तो यहाँ पर अब 21 जो हमारे पास में था, तो इसका हो जाएगा डी, जो कि ए तो सही है लेकिन बी जो है तो सही नहीं है, आर उसका सही नहीं है। तो फोर्थ इसका है, जिन्होंने किया है उनको बधाई, उनके लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लीकेट्स दैट, कि हार्वर्ड गार्डनर का कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस का क्या कहता है। अब ये तो बहुत खुश हो रहे होंगे सब, क्योंकि बहुत आसान सवाल था, इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ही इजी था। तो क्या था कि ह्यूमन बीइंग, थर्ड वाला था इसका, कि अलग अलग आयामों वाले लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है, ह्यूमन बीइंग डिफर इन द एबिलिटी इन डिफरेंट डोमेन्स, इंटेलिजेंस हैज ओनली वन डायमेंशन नहीं था, एंड अंडरस्टैंड एवरीवन अंडरस्टैंड सेम वे नहीं था, ओनली ओनली वाले नहीं थे। तो बिल्कुल इसी तरह से खुश रही है, और जो टेंशन ले रहे हैं उनको भी टेंशन की जरूरत नहीं है, जितना सीखेंगे उतना आप अपडेट रहेंगे, क्योंकि जैसे कि सीखना तो सीटीपी का ही पार्ट है, कि मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है वो। तो अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, कि इनमें से क्या एक इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग की। तो जो नहीं है, बहुत सारों ने इसका सही जवाब दिया होंगे, और लेकिन बहुत सारों को ये नहीं समझा होगा कि इलेबरेटिव रिहर्सल क्या है, रोट रिहर्सल, इलेबरेटिव रिहर्सल, इसमें बहुत सारे तो कंफ्यूज हुए होंगे, ये बात तो है। और निमोनिक्स मतलब क्या होता है, कि जैसे कि SPCF हमने याद रखा, एस फॉर सेंसरी, पी फॉर प्री ऑपरेशनल, सी मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल, और एफ मतलब फॉर्मल। तो निमोनिक मतलब उसको एक इस तरह से कुछ चीजें बना के याद रखना, समृद्धि सहायक विद्या ये होती है। कॉन्सेप्ट मैपिंग मतलब एक संकल्पना चित्रण बनाना, इमेजिनेशन। रोट यानी कि रटना होता है, तो ये आपने सही किया होगा लेकिन आपको ये समझा नहीं होगा, लेकिन आपको समझा देते हैं कि इलेबरेटिव रिहर्सल मीनिंग क्या होता है। इलेबरेटिव रिहर्सल एक मेमोरी होती है, लर्निंग की टेक्निक होती है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, मतलब साथ में आने वाले एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट हैज ऑलरेडी बीन लर्न, कि जिसको आपने पढ़ा है, कि मतलब एग्जिस्टिंग जो पढ़ा है, इसके असिमुलेशन की अगर बात की जाए, कि आपने अगर कोई चीज एक, और असिमुलेशन पर भी अभी एक आगे सवाल है जिसको हम अभी अभी देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल वो आया था डॉग वाला। तो वही डॉग वाला सवाल ले लीजिए, कि डॉग अगर है, अगर एक 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 मतलब एक अलग टाइप का डॉग है, और दूसरा एक दूसरी किस्म का डॉग है, लेकिन है तो डॉग ही,
तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, इलेबरेटेड रिहर्सल के उससे जुड़ी हुई मिसालें देना। जैसे कि अगर इंग्लिश सीख रहे होते तो इंग्लिश में जैसे कि हम कह देते हैं कि बिलो, बिलो मतलब नीचे, तो बिलो से related अगर आपने उसको पढ़ाया कि बिलो टेबल, बिलो दिस चीज, ऑन द टेबल, एट द, एट वगैरह इस तरह से, तो प्रीपोजिशन वगैरह सिखाते हैं उसमें, जैसे हम एग्जाम्पल्स देते हैं। तो वैसे विस्तृत और दोहराव जो होता है तो ये पॉजिटिव होता है, जबकि रोट रिहर्सल ये निगेटिव होता है। तो हम इसको कर देंगे रोट रिहर्सल। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 हम चलते हैं। अब 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डेंस विद चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। ये तो ऐसा सवाल था जो कि कुछ यूट्यूबर के भी ऊपर से गया है, बहुत ही इसमें। ये वाला तो बिल्कुल भी काजू बादाम के साथ अखरोट खाकर बनाया हुआ क्वेश्चन दिखता है एग्जामिनर का, कि इन्होंने इस तरह से कि बिल्कुल स्टूडेंट्स को ऐसे कंफ्यूज कर दिया है कि इन्होंने ना कोलबर्ग का पूछा ना प्याजे का पूछा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कह दिया है कि सीक्वेंस जो होती है रिप्रेजेंट करने की कॉन्सेप्ट की अकॉर्डेंस में होती है चिल्ड्रन के ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब क्या होता है, एक से दूसरा बढ़ते क्रम में। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो कॉग्निटिव एबिलिटीज किस तरह से होती है, तो वो कुछ लोगों ने ऐसा, उनको लगा कि एक्शन बेस्ड होना चाहिए पहले, कि उसने पहले एक्शन किया, फिर इमेज दिमाग में रखी, फिर सिंबल देखा। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल कहानियां और इमेजिनेटरी बातें थी। अगर हम प्याजे के उसूल में अगर उसको रखते हैं, तो प्याजे के हिसाब से सेंसरी एसपीसीएफ का जो मॉडल है, तो उसके अंदर सेंसरी में बच्चा क्या करता है, क्या करता है बताइए, एसपीसीएफ वाला। हमारे पास में मतलब कुछ यहाँ पर है कि साइंस, कुछ चीजें हमने यहाँ पर रेफरेंस निकाल के रखे हैं समझाने के लिए। कहीं है क्या, देख लेते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन हम इसको ये समझ लेंगे एसपीसीएफ के सेंसरी मोटर में क्या होता है, पहले सिंबल वगैरह से सीखना चालू करता है। तो मतलब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये जवाब होना चाहिए कि सिंबल। अगर जीन प्याजे की अगर बात करें तो सिंबल बेस्ड, एक्शन बेस्ड इसलिए कि कंक्रीट वगैरह वो वर्क करने रखता है, और इमेज बेस्ड इसलिए कि इमेज से इमेजिनरी ये ख्यास आ रही वाला, तो ये एक हो सकता है। और बाकी ये भी हो सकता है, आप हिमांशी सिंह क्या कहते हैं और दूसरे क्या कहते हैं वो एक देख लीजिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी के फोर्थ होना चाहिए इसका आंसर, अगर हम प्याजे के हिसाब से अगर देखें। और नहीं होता तो फिर वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। उसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन और रीजनिंग वाला, कि टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन अ क्लासरूम एंड इनकरेजिंग चिल्ड्रन ऑल्सो टू आस्क क्वेश्चन रेदर देन गिविंग इंस्ट्रक्शन। के बच्चे, टीचर ने क्या करना चाहिए कि अब रेदर आ गया तो बहुत सारे वो हो गए होंगे कि ये तो मतलब थोड़ा निगेटिव दिख रहा है, रेदर आ गया। रेदर का हर बार वैसे नहीं होता है, कि आस्किंग क्वेश्चन पर जोर देना चाहिए, कि बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए। तो अच्छी बात है, इंट्यूटिव लर्निंग होगी। और निर्देश देने के बजाय, हिदायत देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो सही बात है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरा क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मींस गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड इंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन। कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभाग्यता को सुनिश्चित करना। दोनों भी सही जवाब है, तो इस वजह से हो जाएगा कि दोनों भी, ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जब वो खुद से पूछेंगे, आज करेंगे क्वेश्चन, तो वहां पर होगा वॉइस, वॉइस होगा, दोनों एक दूसरे से पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा। और इसी तरह से उनका एक मतलब खामोश खुआने वाली क्लास वहां पर नहीं रहेगी, शोर वहां पर होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए ये सवाल की बात कर रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। ये भी काजू बादाम अखरोट और अंजीर खा के बनाया हुआ सवाल है, कि जागृति हैज लर्न दैट हर डॉग, उसका कुत्ता, जागृति कौन है, एक बच्ची की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर अब एज तो नहीं लिखी गई थी, लेकिन सवाल देखकर समझ में आता है कि बच्ची होंगी। कि जागृति को पता चल गया है, क्या पता चल गया उसको, खजाना कहा है ये पता नहीं चला। लर्न दैट हर डॉग, उसका कुत्ता रस्टी जिसका नाम है, इज अ गोल्डन रिट्रीवर। तो गोल्डन रिट्रीवर, तो रिट्रीवर क्या होते हैं, कि रिट्रीवर एक खसलतें होती है, खसलतें मतलब नस्ले, नस्ल का कुत्ता है एक किस्म का। गोल्डन रिट्रीवर, अलग अलग कलर आते हैं उसमें। तो गोल्डन रिट्रीवर ये मतलब खानदान का या उस नस्ल का कुत्ता है। व्हेन शी सीज अनदर डॉग दैट लुक्स सिमिलर टू रस्टी, कि एक कुत्ता उसने और देखा जो कि रस्टी, जो कि क्या है, गोल्डन रिट्रीवर है, उसकी तरह दिख रहा है। अब कुत्ता है, चार पैर देखे, पूंछ देखी सेम है, लेकिन बट इज अ डिफरेंट ब्रीड,
कि उसकी नस्ल क्या है, अलग है थोड़ी सी। शी कॉल्ड इट अ डॉग टू, उसको भी उसने क्या कह दिया, उसने कैट या लायन या फिर उसका मौसी या खाला ऐसा नहीं कहा, उसने कहा उसको भी कुत्ता, उसने कह दिया डॉग। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच कॉन्सेप्ट डज दिस डेमोन्स्ट्रेट, तो इस मिसाल ये कहलाती है एसिमुलेशन। अच्छा हुआ उन्होंने अकोमोडेशन नहीं रखा, लेकिन तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कि एसिमुलेशन और अकोमोडेशन में। तो एग्जिस्टिंग स्कीमा ही था, उसने उसको भी डॉग कहा, इसको भी कहा, मॉडिफाई नहीं किया। अगर मॉडिफाई होता तो फिर वो अकोमोडेशन हो सकता था। तो ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फेरल children, those who experience severe human social deprivation since a very young age, usually have delayed or hindered development, and despite rehabilitation in improvement in certain domains of development is likely to be subordinate. This period wherein development is significantly influenced by environmental support is called। यहाँ पर सपोर्ट की बात आ गई, बहुत सारों ने जल्दी से ढूंढा होगा, इसके फोल्डिंग नहीं मिला, फिर वो गए होंगे। डेवलपमेंट की बात चल रही, कॉग्निटिव है नहीं है। उसके बाद उन्होंने देखा होगा इम्प्रूवमेंट है, रिहेबिलिटेशन है, हिंडर्ड बाधा डाल रहा है, निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव क्या है, डिडक्ट कर देते हैं क्या उसको, डिडक्टिव तो पॉजिटिव होता है, नेटिव। तो इस तरह से वो सोच रहे होंगे, सेंसिटिव तो नहीं रहेगा इस तरह से। तो इसमें क्या हो सकता है, तो सेंसिटिव पीरियड, डिडक्टिव, नेटिव। तो फेरल चिल्ड्रन, अब सवाल क्या है, अगर उसको हिंदी में देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया गया। क्या किया गया, सामाजिक अभाव का अनुभव किया गया है। आमतौर पर उनके विकास में देरी, बाधा उत्पन्न जो हो रही होती है, और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीन स्थिर होने के वजह से। तो क्या है कि बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर, यानी कि बहुत कम उम्र से बात चल रही कि बहुत कम उम्र कितनी होती है, जो हमारे पास में लेवल होता है इन्फेंसी 0 to 2, सेंसरी मोटर से चालू होता है। तो अब इससे थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कम उम्र से क्या हुआ है कि मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, कि क्या किया उन्होंने, सोशल डिप्रिवेशन सिंस वेरी यंग एज यूजुअली हैव डिलेड और हिंडर्ड डेवलपमेंट। तो उन्हें क्या है कि आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न हुई, और पुनर्वास के बावजूद भी, डिस्पाइट रिहेबिलिटेशन के बाद भी उनमें इंप्रूवमेंट क्या हुई कि कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है, कि फिर भी अभी बाकी ही है उनमें डेवलपमेंट आना। तो दिस पीरियड वेयर इन डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंटली, जब महत्वपूर्ण बहुत होता है इन्वायरमेंटल सपोर्ट के साथ। तो इन्वायरमेंटल सपोर्ट के साथ एक ही चीज होती है यहाँ पर। हमारे पास सवाल कौन सा है, 27 वाला। तो एक ही चीज होती है जो कि हमने अभी देखा कि सेंसिटिव, जो कि एसपी सिर्फ सेंसरी मोटर वाला, उस हिसाब से सेंसिटिविटी यहाँ पर होगी, तो सेंसिटिव पीरियड इसको कहा जाएगा। इंटिवेटिव पीरियड ऐसा कुछ नहीं होता, नेटिव भी नहीं होता, डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो इस हिसाब से आसान बहुत था जवाब देना, लेकिन उसको समझना बहुत उन्होंने मुश्किल बनाया था। तो ये हो गया इसका जवाब। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब यहाँ पर एक हिंट ये भी मिली है कि जैसे जैसे सीटेट का एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पर पेपर सेकंड में इससे पहले क्या था कि डिसलेक्सिया के ताल्लुक से पूछा गया था। डिसलेक्सिया के ताल्लुक से उसने सुबह में क्वेश्चन पूछा था। आप लोग क्या किया कीजिए, आप पेपर वन वाले, पेपर टू वालों का पहले क्वेश्चन देख लीजिए वहाँ पर 1-2 घंटे बैठकर। उनको, भले उनको चाय पिला दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उनका पेपर देखिए, उससे ले लीजिए बिल्कुल पेपर उसको। मतलब किसी भी तरह से आपके रिश्तेदार हो कोई हो, या फिर किसी तरह से देखने की कोशिश कीजिए। एक ही किस्म की बीमारियों की दूसरी उसमें बात हो रही है। सुबह में जो क्वेश्चन पूछा था, तो डायरेक्ट उसका जवाब था कि ऑटिज्म जो होता है किससे जुड़ा होता है। तो कल ही बता दिया गया था कि न्यूरोलॉजिकल होते हैं सारे, तो बहुत सारों को फ्री में मार्क्स मिल गया। तो न्यूरोलॉजिकल, न्यूरो डेवलपमेंटल होता है, उसका जवाब आ गया था। अब इसमें ये ऑप्शन में रख दिया गया जो कि डिफिकल्ट बना दिया गया था। अब जिसको ये नहीं पता कि रिपीटेटिव और रिचुअलिस्टिक, यहाँ तो न्यूरोलॉजिकल बात ही नहीं हुई। तो अब क्या हो सकता है, सेरिब्रल पाल्सी, सीपीबी उसको कहते हैं, तो इसको बहुत सारों को नहीं पता होता। तो सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ कंडीशन होती है जो अफेक्ट होती है मूवमेंट और पोस्चर की। ये कॉज बाय डैमेज अकर टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। और कभी कभार क्या होता है, सिम्टम इन्फेंसी प्री स्कूल से भी चालू होते हैं, रिफ्लेक्स ये होते हैं।
तो ये इसमें क्या होता है कि सही से वो सामने वाला चल नहीं पाता। ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, देखिए न्यूरोलॉजिकल, लेकिन इसमें पूछता नहीं है। दैट अफेक्ट पर्सन एबिलिटी टू मूव, मेंटेन बैलेंस, बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर पाता, पोस्चर भी नहीं। तो इसको क्या लगता है, फिजियोथेरेपिस्ट लगता है, जो इसको साथ साथ में रिहेबिलेट करेगा, रिहेबिलेशन कुछ एक्सरसाइज बताएगा जिससे वो कवर होता रहेगा। तो सेरेब्रल पार्सिंग यहाँ पर नहीं था जवाब। उसी तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि लर्निंग की बात नहीं की जा रही, बिहेवियर की बात की जा रही है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इसमें अटेंशन सामने वाला बरकरार नहीं रख पाता। अब अगर बात करते हैं कि ऑटिज्म की, अगर हम साइंस अगर देखें तो ऑटिज्म अगर चाइल्ड में है तो इसके साइंस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम, कि उसका नाम पुकारने पर अनसुना, मतलब किसको, गूंगे बहरे को आवाज दे रहे हैं क्या, या गधे को आवाज दे रहे हैं, तो मतलब उसको सुनाई नहीं देगा। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट नहीं बना पाएगा वो। नॉट स्माइलिंग व्हेन यू स्माइल एट देम, उनकी तरफ स्माइल करा तो वो बोलेगा कि ये मुझे क्यों घूर रहा है या फिर ऐसे क्यों कर रहा है, स्माइल नहीं कर पाएगा, मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। गेटिंग वेरी अपसेट इफ दे डू नॉट लाइक सर्टन टेस्ट, स्मेल और साउंड, कि अगर उनको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, स्मेल, टेस्ट, तो बिल्कुल अपसेट हो जाएगा, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे एक कोने में, और बिल्कुल अपसेट हो जाएंगे। रिपीटेटिव मूवमेंट, देखिए यहाँ पर आया साइन रिपीटेटिव मूवमेंट्स, कि कुछ चीजों को रिपीट करेंगे, सच एज फ्लैपिंग देयर हेड्स, हाथों को हिलाते रहना, फ्लिकिंग देयर फिंगर्स। बहुत सारों को आदत होती है बैठे बैठे जो है तो पैर हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, तो लोग उनको बोलते हैं कि पैर मत हिलाओ। तो अगर ऐसे है तो ऑटिज्म हो सकता है आपको, तो बिल्कुल अपनी आदत को बदल लीजिए। कोई कोई मतलब पेन हाथ में रखे तो पेन को ही हिलाते बैठते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अभी भी अगर आप कर रहे होंगे तो उसको रोक दीजिए। फ्लिकिंग देयर फिंगर्स और रॉकिंग देयर बॉडी, और कभी कभार तो कोई ऐसा रॉकिंग देयर बॉडी, बॉडी को ही रॉक करते रहते हैं। कुछ कुछ पढ़ते वक्त में भी करते हैं, अरबी पढ़ते वक्त ज़्यादातर करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं करना चाहिए चीज़ों को, एक्टिविटी को हमें नोटिस करते रहना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आता है, इंटरव्यू में भी देखा जाता है। नॉट टॉकिंग एज मच एज अदर चिल्ड्रन, उधर दूसरे बच्चों की तुलना में उतनी बात ना कर पाना। नॉट डूइंग एज मच प्रिटेंड प्ले, प्रिटेंड के प्ले नहीं कर पाना उतनी तौर पर। रिपीटिंग द सेम फ्रेजेस, एक ही फकरे को बार बार कहते जाना। एग्जाम कब है सर, एग्जाम कब है सर, ये वाला उसमें नहीं आएगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे या फिर क्या होगा, बार बार एक चीज को रिपीट करना आप लोगों का नहीं होगा। लेकिन ये कुछ चीज को, एक ही फिक्रे को बार बार, जुमले को उसको कह भी दिया गया तो उसको बोलना पड़ता है कि आप क्या बोर्ड पर लिख कर दे देना है या फिर एक कागज पर, क्यों रिपीट कर रहे हो फिक्रे। तो पूछने के अंदर में नहीं आता है वो, पूछना तो इंट्यूटिव पार्ट है, लेकिन एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं ना। आज मैं घर आ गया माँ, या फिर मैंने खाना खा लिया अम्मी, फिर बोल रहा है कि मैंने खाना खा लिया अम्मी, रिपीटिंग रिपीटेटिव मैनर में। तो आप इससे आप अच्छे से याद रख सकते हैं ऑटिज्म के ताल्लुक से। तो ऑटिज्म इन ओल्डर चिल्ड्रन में किस तरह से होता है, ये तो हो गया साइन। यंग चिल्ड्रन की बात ये हो गई थी जिसमें रिपीटेटिव हो गया। ऑटिज्म ओल्डर चिल्ड्रन में किस तरह से होता है कि साइंस ऑफ ऑटिज्म इन ओल्डर चिल्ड्रन इंक्लूड होता है कि नॉट सीमिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर थिंकिंग और फीलिंग, कि उस तरह से ना देख पाना, कि समझ ना पाना कि कैसे दूसरे थिंक और फील कर रहे हैं। अनयूजुअल स्पीच सच एस रिपीटिंग फ्रेजेस एंड टॉकिंग एट अदर्स, कि दूसरों के तौर पर बात करना। अ, और लाइकिंग अ स्ट्रिक्ट डेली रूटीन एंड गेटिंग वेरी अपसेट इफ चेंजेस, कि बहुत स्ट्रिक्ट डेली रूटीन बनाना, खड़ूस बनना, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, उसको अपसेट हो जाना। हैविंग अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन सर्टन सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज, बहुत कीन होना सब्जेक्ट और एक्टिविटीज में। गेटिंग वेरी अपसेट इफ यू आस्क देम टू डू समथिंग, कुछ कहने के लिए कहा गया है तो मुंह फुलाकर बैठ जाना। फाइंडिंग इट हार्ड टू मेक सम फ्रेंड्स और प्रेफरिंग टू बी इन ऑन देयर ओन, कि हार्ड हो जाना, बहुत मुश्किल फ्रेंड्स बनाना, बना नहीं पा रहे फ्रेंड्स वगैरह, प्रेफर करना। टेकिंग थिंग्स वेरी लिटरली, बहुत हल्के में लेना चीज़ों को। मे यू नॉट अंडरस्टैंड फ्रेजेस लाइक ब्रेक अ लेग, कि मतलब टांग तोड़ देना, ऐसा कुछ बताई जा रही है, इसको नहीं पढ़ते बिल्कुल, टांग तोड़ने की बात आ गई। फाइंडिंग इट हार्ड टू से हाउ दे फील, के कैसे महसूस कर रहे हैं वो बता ना पाना। गर्ल्स एंड बॉयज में क्या होता है ऑटिज्म, तो ऑटिज्म कैन समटाइम बी डिफरेंट एज गर्ल्स एंड बॉय। ऑटिज्म गर्ल्स में क्या हो सकता है कि हाइड करना सम साइंस ऑफ ऑटिज्म बाय कॉपिंग हाउ अदर चिल्ड्रन बिहेव एंड प्ले, कि कुछ चीज़ों को, सम साइंस ऑफ ऑटिज्म के छुपा देना कॉपी करके, कि दूसरे बच्चे कैसे बिहेव प्ले कर रहे हैं। विड्रॉ करना सिचुएशंस को दे फाइंड डिफिकल्ट, जहाँ पर उनको लगा सीटेड बहुत मुश्किल है, क्विट कर दो, अब नहीं देना है बाबा, ये लास्ट चांस था मेरा। अपियर टू कोप बेटर विथ सोशल सिचुएशंस, के कोप अप होना बेटर सोशल सिचुएशंस में अपियर होना। और शो फीवर साइंस ऑफ रिपीटेटिव बिहेवियर, तो इसमें भी देखिए रिपीटेटिव की बात आ गई।
और उसी तरह से यू थिंक चाइल्ड माइट बी ऑटिस्टिक, स्पीक जीपी, क्या करना है, ये सारी चीज़ें बाकी की हो गई। तो बहुत हो गया ऑटिज्म के ताल्लुक से, ये था रिपीटेटिव वाला, जिसने क्या है रिपीटेटिव और आइडेंटिफाइंग को ऑटिज्म का, तो बहुत ही सही किया है और अभी उसकी स्टडी भी आपकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कि कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या करता है। तो स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट तो नहीं होता, नेगेटिव। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, ये भी नेगेटिव है। बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो और ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, ये दो में बहुत सारे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बेस्ट वर्कफोलियो इस कंफ्यूज करने दिया गया है, बहुत सारे यूट्यूबर भी कंफ्यूज हो गए जिन्होंने इसको बेस्ट कह दिया। ग्रोथ एंड लर्निंग का क्या ताल्लुक है प्रोग्रेस का पोर्टफोलियो में, वो आपको बताते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे, तो इस तरह से सवाल आया था कब, ये आया था सवाल सीटेट सितंबर 2015 में, जिसका था कि पोर्टफोलियो इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बिकॉज, ये पोर्टफोलियो बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। क्यों? क्योंकि इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, प्रोवाइड मिनिमल इन्फॉर्मेशन, इंडिकेट्स स्किल डेवलप इन द स्किल, या फिर कंपलसरी है। तो इसका सही था कि इट इंडिकेट्स स्किल डेवलप इन द स्टूडेंट्स। उसी तरह से अगर हम बात करें इसके डिटेल सोल्यूशन की, तो कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज द स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन बाय द सीबीएसई इन 2009 विद द इनएक्टमेंट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। और सीसीई का रिफर करता है ऑलराउंड डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट या ऑलराउंड डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग बोथ स्कोलेस्टिक 360 डिग्री वाला एंड को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ग्रोथ, कि स्कोलेस्टिक भी होना चाहिए और को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ग्रोथ। और नेवर असेस करना है स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस, कि उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखकर नहीं, बिल्कुल असेस करना है जांच। रेदर इट एम्फसाइज द कंटिन्यूटी ऑफ असेसमेंट। अब यहाँ पर कहाँ पर बात की गई थी पोर्टफोलियो के, बताते हैं। टूल्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, कि यूजिंग वेरियस टूल्स एंड मोड्स ऑफ इवैल्यूएशन सच एज एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाना, हादसाती इंद्राज, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो जिसमें आता है, पेपर पेंसिल टेस्ट भी आता है, जो कि क्या होता है पेपर पेंसिल टेस्ट, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ असेसमेंट है। ओरल टेस्टिंग, इंडिविजुअल एंड ग्रुप इवैल्यूएशन एंड मेथड्स आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस पे। अब पोर्टफोलियो के अलग से देखेंगे। पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट कुड बी डे टू डे वर्क एंड सिलेक्शन ऑफ लर्नर्स बेस्ड पीस ऑफ वर्क। पोर्टफोलियोस इनकरेज करता है टीचर और स्कूल्स को टू फोकस करने इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आउटकम प्रोवाइड करने पेरेंट एंड द कम्युनिटी क्रेडिबल एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट अचीवमेंट। और पोर्टफोलियो इंडिकेट करता है स्किल डेवलप्ड इन द स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जवाब आएगा इसके आगे। एंड ऑल्सो इनेबल्स स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट टू अदर्स और हिज और हर लर्निंग एंड प्रोग्रेस। अब देखिए, अब पोर्टफोलियो प्रोवाइड्स अ कम्युलेटिव रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या कर रहा है कि प्रोवाइड करता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल और कॉम्पिटेंस इन एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में ये प्रोवाइड करेगा। हेंस इट बिकम्स क्लियर दैट पोर्टफोलियो इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बिकॉज इट इंडिकेट्स स्किल डेवलप इन द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिकॉर्ड की बात आ गई। तो और यहाँ पर भी सवाल क्या पूछा गया था, ये हो गया। और यहाँ पर सवाल हमारे पास ये पूछा गया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, इस ताल्लुक से सपोर्ट जो करे, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर ये रहेगा। बहुत सारों को ये लगता है कि बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, लेकिन ग्रोथ एंड जिसने किया है तो बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोशो कंस्ट्रक्टिव थेरीज। ये सोशो कंस्ट्रक्टिव थेरी के एक ही जो है तो है, वो है वाइगोट्स की सोशो, जिन्होंने कहा सोशो तामीराती थेरी जो है तो समाजी तामीराती। तो सोशो कंस्ट्रक्टिव थेरीज की जब भी बात आती है तो वो वाइगोट्स्की से जुड़ी होती है। और वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, वो ग्रुप में वर्क को प्रेफरेंस देते हैं। लर्निंग इज सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। दूसरा क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस अकर्स इन आइसोलेशन, ब्रेक डाउन की बात आ गई। इसमें क्या हो गया, ओनली इन क्लासरूम, ये भी बहुत सारों ने सही किया होगा। और पैसिव भी नहीं होता, सोनली थ्रू ऑब्जर्वेशन, ये भी नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही किया है, फर्स्ट जिसने भी किया है, तो बिल्कुल ये सही जवाब है। तो ये हो गया सीडीपी का। नेक्स्ट टाइम इसके दूसरे बनाना होगा, क्योंकि बहुत ही सबसे सटीक वे में बनाना है तो उसको बहुत ही स्टडी करनी होती है, जिसमें इस तरह से सारा हमें चीज़ों को भी खोज करनी होती है, डिस्कवरी वे में भी। और देखिए इसमें रिपीटेटिव, अगर आप डायरेक्ट डालते हैं कि रिपीटेटिव रेचुअलिस्टिक बिहेवियर, तो एक और सिंड्रोम आता है डिसऑर्डर, अगर कल को आता है तो उसको याद रखिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक होता है।
रिचुअलिस्टिक बिहेवियर और रिपीटिव मूवमेंट इसमें होते हैं। उसी तरह से ये वाला था ऑब्सेसिव डिसऑर्डर का दूसरा नाम, यह भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सोशल कंसर्न क्या होता है, जो सोशल कंसर्न और कंसाइनेस जो होते हैं। मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रेस्ट का मतलब क्या होता है, बिहेवियर वगैरह, राइट बिहेवियर जिसका ज़मीर वगैरह आता है इसमें तुलना में। तो ये हो गया हमारा सीडीपी का पार्ट। नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। थैंक यू।